S2 कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम एक ऐसा विश्लेषण करने जा रहे हैं जो हमें पूरे 5000 साल पीछे ले जाएगा। हम उस सभ्यता की गहराई में गोता लगाएंगे जो मानव इतिहास की सबसे परिष्कृत और शायद सबसे रहस्यमयी प्राचीन सभ्यताओं में से एक थी। जी हाँ, हमारी अपनी सिंधु घाटी सभ्यता। इस विशाल और दिलचस्प ऐतिहासिक सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इस पूरी चर्चा को इन 5 खास हिस्सों में बांटा है। पहला, महान शहरीकरण, उनकी बेमिसाल नगर नियोजन कला, राजाओं के बिना चलने वाली अर्थव्यवस्था, वो रहस्यमयी पतन, और आखिर में दूसरा, शहरीकरण। और ये टाइमलाइन हमें हमारा पूरा ऐतिहासिक रास्ता दिखाती है। 3300 ईसा पूर्व की शुरुआत से लेकर 2600 ईसा पूर्व के उस चरम तक जब शहर अपने पूरे शबाब पर थे, फिर 1900 ईसा पूर्व का वो धीमा पतन, और आखिरकार 600 ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में शहरीकरण का वो बिल्कुल नया दौर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले महान शहरीकरण की। ये वो दौर था जब सिंधु घाटी ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया था जिसने उस वक्त की दिग्गज मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को भी कहीं पीछे छोड़ दिया था। जरा इस पैमाने के बारे में सोचिए। आज का पाकिस्तान, हमारा उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान, इस पूरे विशाल इलाके में 2000 से भी ज्यादा बस्तियां और शहर फैले हुए थे। अकेले मोहनजोदाड़ो की आबादी ही करीब 40,000 थी। मतलब खेती और व्यापार के जरिए इतने अलग अलग इलाकों को इस तरह एक साथ जोड़ना, वो भी उस जमाने में, ये वाकई अपने आप में एक अभूतपूर्व चमत्कार था। इतने बड़े पैमाने को देखकर मन में सवाल आता है ना कि आखिर इन्होंने ये सब मैनेज कैसे किया। यही एंट्री होती है हमारे दूसरे टॉपिक की, नगर योजना के उस्ताद, या यूं कहें कि प्राचीन दुनिया के असली आर्किटेक्ट्स। देखिए, इन्होंने शहरों को बस यूं ही नहीं बसा दिया था, बाकायदा एक सटीक ज्योमेट्रिक ग्रिड पैटर्न का इस्तेमाल किया गया था। शहर 2 हिस्सों में बटा था, एक सिटाडल यानी थोड़ा ऊंचा हिस्सा जहां बड़े अन्नागार और पब्लिक बिल्डिंग्स थीं, और दूसरा निचला शहर जो आम लोगों के रहने के लिए था। और हां, द ग्रेट बाथ जैसा ईंटों से बना विशाल कुंड भी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहां राजाओं के महल या भव्य स्मारकों के बजाय आम जनता की सहूलियत और नागरिक व्यवस्था को ज्यादा तरजीह दी गई थी। अब जरा इस 1:2:4 के अनुपात पर गौर कीजिए। सुनने में एकदम साधारण लगता है ना? लेकिन असल में ये पकी हुई ईंटों का वो स्टैंडर्ड साइज है जो हड़प्पा की सैकड़ों मील दूर बसी अलग अलग बस्तियों में बिल्कुल एक जैसा मिला है। मतलब सोचिए, कोई तो ऐसा जबरदस्त सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा जिसने इतने बड़े इलाके में एक ही नियम लागू कर रखा था। उनके सड़कों के इस लेआउट को जब हम गहराई से देखते हैं तो सच में हैरानी होती है। उनकी दूरदृष्टि और शहरी प्लानिंग इतनी कमाल की थी कि वो आज के हमारे मॉडर्न सिटी जोनिंग सिस्टम को भी सीधी टक्कर देती नजर आती है। और भाई, जब हम इनकी प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इनकी साफ सफाई के जुनून को कैसे भूल सकते हैं। इन्होंने दुनिया का सबसे पहला अर्बन ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। सिर्फ मोहनजोदाड़ो में ही 700 से ज्यादा कुएं मिले हैं, और ढकी हुई नालियां तो लगभग हर घर से जुड़ी थीं। पब्लिक हेल्थ और हाइजीन का ऐसा लाजवाब सिस्टम उस दौर में मिलना सच में अद्भुत है। यही चीज हमें इस चर्चा के सबसे रहस्यमयी और दिलचस्प हिस्से पर ले आती है, राजाओं के बिना चलने वाली एक सुचारू अर्थव्यवस्था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जरा इस व्यापारिक नेटवर्क के फैलाव को देखिए। इनकी इकोनॉमी कोई छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही विशाल इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क पर टिकी थी। लोथल जैसे बड़े बंदरगाहों से सीधा व्यापार प्राचीन मेसोपोटामिया और मिस्र तक फैला हुआ था। और ये पूरा व्यापार किसी राजा के फरमान से नहीं, बल्कि व्यापारियों के बनाए सटीक नियमों से चलता था। पूरे साम्राज्य में एक जैसे घनाकार पत्थर के बाट और हाथी दांत के ऐसे पैमाने जो 0.13 मिलीमीटर तक की सटीकता नाप सकते थे। चूंकि कोई सिक्के नहीं थे, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय पर काम करते थे। कपास, कारेलियन मोती, लापिस लजुली जैसी चीजों का निर्यात होता था, और ये सब कुछ मर्चेंट गिल्ड्स यानी व्यापारी संघों के जरिए बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हैंडल किया जाता था। तो इस समय क्या समझ आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इतनी भारी दौलत और इतना बड़ा सिस्टम बिना किसी तानाशाह शासक के खड़ा कर लिया था। वहां कोई शाही मकबरे नहीं मिले, कोई भव्य महल नहीं मिले। कांस्य युग का यह समाज अपने आप में बेहद समतावादी यानी बराबरी पर चलने वाला समाज था, जो कि उस समय के हिसाब से सच में हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन खैर, जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। तो चलिए हमारे चौथे खंड की तरफ चलते हैं और समझते हैं इस महान सभ्यता के रहस्यमयी पतन की कहानी।
देखिए, फिल्मों की तरह रातों रात कोई प्रलय नहीं आई थी। असल में 1900 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु बदलने लगी, मानसून का पैटर्न बिगड़ा और ये पूरा इलाका धीरे धीरे सूखने लगा। घग्गर हकरा जैसी जीवनदायिनी नदियां सूखने लगीं, जिसका सीधा असर खेती और व्यापार पर पड़ा। और जब पानी और संसाधन ही घटने लगे तो लोग मजबूर होकर धीरे धीरे इन बड़े शहरों को छोड़कर पूरब की ओर, यानी गंगा के मैदानी इलाकों की तरफ बसने के लिए पलायन करने लगे। इसके बाद वैदिक काल का एक लंबा अंतराल गुजरा और फिर शुरू होता है हमारा आखिरी खंड, दूसरा शहरीकरण। यहां से तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। इन दोनों युगों के बीच का फर्क एकदम साफ है। एक तरफ थी वो पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता, शांतिपूर्ण, जहां बार्टर सिस्टम और ब्रॉन्ज युग की तकनीक थी और कोई बड़ी किलेबंदी नहीं थी। और दूसरी तरफ लगभग 1000 साल बाद आए ये नए राज्य, जिनके पास लोहे के हथियार थे, बड़ी बड़ी स्थायी सेनाएं थीं और किलेबंद राजधानियां थीं। 600 ईसा पूर्व के आते आते 16 बड़े महाजनपद यानी क्षेत्रीय राज्य वजूद में आ चुके थे। लोहे की कुल्हाड़ियों और हलों ने खेती की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया था। इसी दौर में भारत में पहली बार मानकीकृत मुद्रा यानी आहत सिक्कों की शुरुआत हुई। व्यापार तेजी से बढ़ा, जिससे सेठी कहलाने वाले बहुत ही पावरफुल व्यापारी बैंकर सामने आए। और इसी नए बदलते हुए सामाजिक और शहरी माहौल ने बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए धार्मिक आंदोलनों को भी जन्म दिया। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आप सभी को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। सिंधु घाटी के लोगों ने बिना किसी पहचाने जाने वाले राजा या तानाशाह के एक बेहतरीन, समान और शानदार बुनियादी ढांचे वाला समाज खड़ा करके दिखा दिया था। तो आज के मॉडर्न शहरों और सत्ता के सिस्टम के बारे में ये हमें क्या सिखाता है? क्या प्राचीन इतिहास का ये शानदार सबक हमारी आज की मान्यताओं को चुनौती नहीं देता? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।